रुपेश अपने कमरे में आकर सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि इतने में शिवानी भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसे पलंग पर ही सुस्ताता हुआ देखकर उसके तन बदन में आग सी लग गई। मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे कोई इंसान इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है? जब सब कुछ लुट जाएगा तब जाकर जागेंगे क्या? मन ही मन सोचती हुई वो उसके पास आई और कमर पर हाथ रखकर बोली, अरे आप अपनी मम्मी को समझाते क्यों नहीं हो? बेटी की शादी कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ लुटा दें। अरे कुछ हमारे लिए भी छोड़ेंगी कि नहीं? बेटी ना हुई कहीं की राजकुमारी हो गई। हद करती हैं वो। अरे अब क्या बोलूं मैं? कितनी बार तो कह चुका हूं कि सोच समझ कर खर्च करो। अब पापा नहीं है, खर्च तो हमको ही करना पड़ेगा। लेकिन वो हैं कि समझती ही नहीं। कहती हैं कि अंतरा की शादी के लिए पापा पैसा रख कर गए हैं। रुपेश शिवानी की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे पापा पैसा रख कर गए हैं तो वो हमारे लिए है, उनकी बेटी के लिए नहीं। बेटी के प्यार में क्या हमें बिल्कुल सड़क पर ही लाना चाहती हैं वो? आप उन्हें साफ साफ कह दो कि अगर सारे पैसे खर्च हो गए तो हम 1 रुपया भी ऊपर से खर्च नहीं करने वाले। कहते कहते शिवानी वहीं पलंग पर बैठ गई और बैठी बैठी ही बड़बड़ाने लगी। अच्छी आफत पल्ले पड़ी है। इस घर में तो कोई समझने का नाम ही नहीं लेता। बस बेटे बहू तो जिम्मेदारी के लिए होते हैं, बाकी प्रॉपर्टी सारी बेटियों पर लुटा दो। अरे हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? पर हमारी फिक्र किसको है? अब शिवानी का बड़बड़ाना शुरू हो चुका था, इसलिए रुपेश ने वहां से उठना ही बेहतर समझा। जब से रुपेश की छोटी बहन अंतरा की शादी पक्की हुई थी, तब से घर का माहौल ऐसा ही हो गया था। रुपेश 3 भाई बहन थे। बड़ी बहन कृतिका की शादी और रुपेश की शादी तो पापा ने अपने जीते जी ही कर दी थी, लेकिन 2 साल पहले उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया। इसलिए अंतरा की शादी अब ललिता जी करवा रही थी। रुपेश के पिता का अपना बिजनेस था जो कि बढ़िया चलता था। इस कारण पैसे टकों की कोई कमी भी नहीं रहती थी। पर उनमें एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो पैसों को बचत करके जरूर रखते थे। बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी के लिए उन्होंने पैसा अलग अलग इकट्ठा किया था और बड़ी ही धूमधाम से अपने दोनों बड़े बच्चों की शादी करवाई थी। अंतरा की शादी के लिए भी उन्होंने पैसे इकट्ठा कर रखा था, लेकिन अपने जीते जी अंतरा की शादी नहीं करवा पाए। उनके निधन के बाद अब सारा पैसा रुपेश और शिवानी के पास ही आता था। पैसा देख देख कर अब शिवानी और रुपेश का स्वभाव बदलने लगा था। अब उन दोनों को अपनी बहन और माँ पर पैसा खर्च करना बुरा लगने लगा था। ये तो ललिता जी का भाग्य अच्छा था कि उनके पति ने उनके नाम से एक अकाउंट बना रखा था, जिसमें उन्होंने उनके लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे और अब उसका ब्याज उनके अकाउंट में जमा होता रहता था। लेकिन जब से अंतरा की शादी पक्की हुई थी, तब से ललिता जी का उस पर खर्च करना दोनों की नजरों में चुभने लगा था। इसलिए दोनों आए दिन अब चिड़चिड़ाने लगे थे। अंतरा की शादी पक्की हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। अभी सिर्फ 1 सप्ताह ही हुआ था, लेकिन 1 सप्ताह में ही घर का माहौल बड़ा बोझिल सा हो चुका था। शादी पक्की होते ही सबसे पहले मैरिज हॉल और हलवाई बुक करने की बात आई तो शिवानी और रुपेश ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। उल्टा उन्होंने ललिता जी को सुझाव दिया कि शादी सामूहिक सम्मेलन में करवा देते हैं। क्यों बेवजह का इतना खर्चा करना? और कुछ गिने चुने रिश्तेदारों को बुला लो। शादी ही तो करनी है। लोग आएंगे तो भी शादी होगी और नहीं आएंगे तो भी शादी होगी। पर यह सुनकर ललिता जी हैरान रह गई थीं और उन्होंने इतना ही कहा, तुम्हारे पापा ने अंतरा के लिए बंदोबस्त कर दिया था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अभी तक मैरिज हॉल बुक हो ही नहीं पाया था। खैर, रुपेश कमरे के बाहर आया तो देखा ललिता जी सोफे पर बैठकर कॉपी में कुछ कर रही थी। वो उनके पास आया और बोला, मम्मी ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं बेटा, मेहमानों की लिस्ट है, उसमें कुछ काट छांट कर रही हूँ। और सुनो, अभी थोड़ी देर में दामाद जी यहाँ आ जाएंगे। अब 1 महीने में ही शादी है तो मैरिज हॉल तो सब अधिकतर बुक हो चुके हैं। इसलिए दामाद जी अपनी जान पहचान में ही मैरिज हॉल दिखाने की बात कर रहे हैं।
इसलिए तुम भी साथ में चले चलना। ये सुनकर रुपेश मुंह बिगाड़ते हुए बोला, मम्मी क्यों फालतू खर्च कर रही हो मैरिज हॉल के ऊपर? आपको कहा था ना मैंने कि शादी सामूहिक सम्मेलन में करवा दो। ये सुनकर ललिता जी हैरान होते हुए बोली, अरे तुम दोनों भाई बहन की शादी भी तो मैरिज हॉल से ही हुई थी ना, और कितने धूमधाम से हुई थी। फिर तुम अंतरा की शादी के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? मम्मी, तब पापा जिंदा थे, उन्होंने हमारी शादी पर खर्चा किया था, लेकिन अब पापा नहीं है। हमसे तो आप उम्मीद भी मत करना कि हम अंतरा की शादी में 1 रुपया भी खर्च करेंगे। मैं आपको पहले भी ये बात कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, और मैं भी तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम्हारे पापा अंतरा की शादी के लिए बंदोबस्त करके गए हैं। मैं तुमसे कोई पैसा खर्च नहीं करवा रही हूँ, तो बेवजह घर का माहौल मत बिगाड़ो। अब ललिता जी की बात का रुपेश कुछ जवाब देता, इससे पहले ही शिवानी तमतमाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और आते ही ललिता जी से बोली, पापा जी ने पैसा इकट्ठा कर रखा था तो उस पर हमारा हक है। आप तो उन पैसों को लुटाने में लगी हुई हो। अरे क्या हो जाएगा अगर अंतरा की शादी सामूहिक सम्मेलन में हो जाएगी तो? सिर्फ 11,001 रुपए की पर्ची कटनी है, उसके बाद कोई खर्चा नहीं करना है। लेकिन बस दिखावा करना है आपको। ये भी नहीं सोच रही हो आप कि आपके पोते पोती भी हैं। अरे उनके भविष्य के लिए तो पैसे संभाल के रख लो, बस बर्बाद करने पर लगी हुई हो। बहू, मेरे पोते पोती के लिए उनके माता पिता बैठे हुए हैं। तुम्हें अपने बच्चों की शादी में दिखावा नहीं करना है तो तुम शौक से 11,000 रुपए की पर्ची कटवा लेना। इन दोनों बच्चों के नाम से 11,000 रुपए मैं इकट्ठे करके जाऊंगी। पर मेरी बेटी की शादी है, बीच में टांग मत अड़ाओ। ललिता जी ने कहा, तो ठीक है फिर अपनी बेटी की शादी आप ही करवाओ। हम लोग तो नहीं आएंगे शादी में, कर लेना अपने दम पर अपनी बेटी का कन्यादान। शिवानी भी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। इतने में बाहर दामाद जी की कार रुकने की आवाज आई तो दोनों चुप हो गए। ललिता जी ने एक बार फिर से पूछा तो रुपेश ने मैरिज हॉल देखने जाने के लिए मना कर दिया। आखिर ललिता जी अपने दामाद को लेकर खुद ही मैरिज हॉल देखने गईं और मैरिज हॉल बुक भी कराईं। लेकिन इसके बाद अब तो रुपेश और शिवानी जिद पकड़कर ही बैठ गए। दोनों शादी के किसी भी प्रोग्राम में शामिल ही नहीं हुए। हद तो तब हो गई जब दोनों शादी में भी शामिल नहीं हुए। ललिता जी, कृतिका, दामाद साहब सब ने उन दोनों को बुला लिया, लेकिन दोनों अपनी जिद के कारण आए ही नहीं। यहाँ तक कि अंतरा दुल्हन के लिबास में हाथ जोड़कर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। भैया, भाभी, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। आज तो अपनी छोटी बहन को विदा करने के लिए आ जाओ। नहीं आना हमें, समझती क्या है मम्मी अपने आप को? हमें तो बिल्कुल ऐसे निकाल कर फेंका है जैसे चाय में से मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है, रुपेश ने कहा। हाँ, बेटे बहू की तो कोई इज्जत ही नहीं उनकी नजरों में। इंसान जितना झुक रहा है तो झुकाई जा रही हैं। अब बेटे बहू के बगैर करवा कर दिखाएं अपनी बेटी का कन्यादान। शिवानी ने भी हाथों को नचाते हुए कहा। लेकिन दोनों अपनी ही ऐंठ के कारण आए ही नहीं। दोनों को पक्का यकीन था कि अब कन्यादान कौन करवाएगा। आखिर ललिता जी को उनके सामने अपनी नाक रगड़नी ही पड़ेगी। लेकिन कृतिका और उसके पति ने अपनी छोटी बहन का कन्यादान खुद लिया और अंतरा की शादी करवाई। अंतरा की शादी में तो दुनिया भी देख चुकी थी रुपेश और शिवानी का व्यवहार, तो उन लोगों की बड़ी थू थू हुई। लेकिन ललिता जी अब अंतरा की शादी के बाद गुस्से में आ चुकी थीं। अब उन्हें अपने बेटे बहू से कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसलिए अंतरा की शादी के बाद उन्होंने भी कुछ बड़े फैसले किए। सबसे पहले उन्होंने शिवानी और रुपेश को प्रॉपर्टी और बिजनेस से बेदखल किया। साथ ही साथ उन्हें घर खाली करके जाने के लिए कह दिया। ललिता जी के इस कदम की तो उन दोनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब दोनों को दिन में तारे नजर आ रहे थे। दोनों ने काफी माफी भी मांगी, लेकिन इस बार ललिता झुकने को तैयार नहीं थी। उन लोगों ने अपनी दोनों बहनों से भी ललिता जी से बात करने के लिए कहा, लेकिन ललिता जी ने दोनों को चुप रहने के लिए कह दिया। आखिर मजबूरन दोनों को घर छोड़कर जाना ही पड़ा।
अब दोनों किराए के कमरे में रह रहे हैं और रुपेश कहीं नौकरी कर रहा है। अब दोनों पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी समय रहते सही फैसला ले लेना चाहिए। किसी को इतना झुकने पर मजबूर मत करो कि सामने वाला तुम्हें ही झुका कर रख दे। ललिता जी के फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।